नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है पुनर्निवेशी शीतलन, रीजनरेटिव कूलिंग। यह बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। देखिए, इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने जूल थॉम्सन प्रसार व जूल थॉम्सन गुणांक का हमने मान निकाला था कि जूल थॉम्सन जो प्रसार है उसमें किसी गैस को जब पोरस प्लग से गुजारते हैं तो उसमें शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होगा। कब प्रेक्षित होता है? जब उसका प्रारंभिक जो ताप है व्युत्क्रमण ताप से कम होगा। यानी जूल थॉम्सन प्रसार में गैस में उत्पन्न जो शीतलन है वो सरंध्र गाँठ यानी पोरस प्लग के दोनों ओर के दाब के अंतर यानी दाबांतर तथा प्रारंभिक ताप पर निर्भर करता है। यानी गैस का जो प्रारंभिक ताप कितना है और सरंध्र गाँठ के दोनों ओर दाबांतर कितना है, उस पर डिपेंड करेगी कि गैस का जो है कितना शीतलन होगा। यदि गैस का जो प्रारंभिक ताप है वो कम हो तो गैस का जो शीतलन है वो अधिक होगा। परंतु शीतलन के पश्चात भी जो गैस है वो इतनी ठंडी नहीं होती है कि वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए या द्रवित हो जाए। अतः गैस का ताप गैस के द्रवणांक यानी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए पुनर्निवेशी शीतलन की जो प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। कि जो पुनर्निवेशी शीतलन है उसकी को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हमें गैस को जो है लिक्विड करना है। इससे क्योंकि जूल थॉम्सन प्रसार से तो गैस सिर्फ ठंडी हो रही है और ज़रूरी नहीं है कि वो गैस जब ठंडी हो तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें इस पुनर्निवेशी शीतलन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। देखिए, पुनर्निवेशी शीतलन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि इसमें जूल थॉम्सन प्रसार से जो हमें शीतल गैस प्राप्त होती है उसका कुछ भाग हम निवेश पर आने वाली गैस का शीतलीकरण कर गैस के प्रारंभिक ताप को कम करते हैं। यानी जो हमारे पास आउटपुट में शीतल गैस प्राप्त हो रही है उसका कुछ भाग हम वापस निवेश पर डालते हैं। तो जब निवेश पर वापस शीतल गैस डालेंगे तो गैस का जो टेम्परेचर कम हो जाएगा। गैस का जब प्रारंभिक ताप कम हो जाएगा तो गैस का जो शीतलन है वो अधिक होगा, जैसा कि हमने जूल थॉम्सन प्रसार या पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। तो देखिए, इसमें जिससे गैस का जूल थॉम्सन गुणांक μJT का मान बढ़ जाता है, यानी शीतलन जो है बढ़ जाएगा। इस प्रकार निवेश पर ठंडी गैस सरंध्र गाँठ से प्रसारित होकर और अधिक शीतल हो जाती है। और इस जो प्रक्रिया है उसको तब तक दोहराते हैं हम। ये जो पुनर्निवेशी प्रक्रिया है उसको हम तब तक दोहराते हैं कि जब तक गैस द्रवित नहीं हो जाए, गैस जो है लिक्विड अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाए, तब तक इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते जाते हैं। तो जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित जो पुनर्निवेशी शीतलन की प्रक्रिया है उसी को हम पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं। ठीक है, कि ये जो पुनर्निवेशी शीतलन की प्रक्रिया है जूल थॉम्सन प्रसार पर आधारित है। अब देखिए, तो जूल थॉम्सन प्रसार है पुनर्निवेशी जो शीतलन है उसका जो व्यवस्था का जो प्रायोगिक चित्र हमने दर्शाया है, ये जो है वो प्रायोगिक व्यवस्था है पुनर्निवेशी शीतलन की। इसमें देखिए कि जिस गैस को शीतल करना है उसको संपीड़क सी में उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। ये कंप्रेसर है, इससे हम संपीड़क
करेंगे जिस भी गैस को हमें ठंडा करना है। तो संपीड़ित गैस को सर्पिलाकार नली ए में से प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये जो है वो सर्पिलाकार नली है, इसमें से हम गैस को प्रवाहित करते हैं। और ये जो नली है वो बहते हुए ठंडे पानी में रखी जाती है। ये जो नली है वो बहते हुए ठंडे पानी में रखी जाती है। तो यानी यहाँ से पानी आ रहा है, इसमें ठंडा पानी, और यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर से जब यानी उच्च दाब लगाकर जब किसी गैस को संपीड़ित करेंगे तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो थोड़ा जो टेम्परेचर है उसको यहाँ से शीतल जल प्रवाहित करके हम उसका कम कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो गैस है यहाँ पर जो सर्पिलाकार नली से गैस आएगी वो आगे ऊष्मा विनिमयक हीट एक्सचेंजर में से गुजरेगी। ये जो हीट एक्सचेंजर है उसमें से गुजरेगी। तो हीट एक्सचेंजर में से गुजरने से क्या होगा कि जो गैस है उसका जो प्रारंभिक ताप है वो व्युत्क्रमण ताप, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर व्युत्क्रमण ताप से कम होगा तो शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होगा। अगर इसका ताप है जो व्युत्क्रमण ताप से अधिक होगा तो तापन प्रभाव प्रेक्षित होता है। इसलिए हमें इसका जो ताप है वो व्युत्क्रमण ताप से कम रखना है। ठीक है, तो ये हीट एक्सचेंज से जब गुजरेगी तो इसका जो ताप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात ये जो गैस है वो सड़न डार्ट से होकर प्रसार करती है और ये गैस जो है ठंडी हो जाती है। अब यह जो ठंडी गैस है ऊष्मा विनिमयक ई से होकर संपीड़क सी तक पहुंचती है और साथ ही वह आर से होकर आने वाली गैस को प्रसार से पूर्व ठंडा कर देती है, जिससे वह प्रसार के बाद और अधिक ठंडी हो जाती है। यहाँ चित्र में देखिए कि यहाँ से हीट एक्सचेंज से जो गैस है वो हमें प्राप्त होगी, सड़न डार्ट से गुजरेगी तो थोड़ी शीतल हो जाएगी। ठीक है, शीतल होने के बाद ये क्या है, गैस वापस यहाँ से ये हीट एक्सचेंज से होती वापस ये कंप्रेसर तक पहुँचेगी। तो जब यहाँ से गुजरेगी तो वापस ये क्या है कि जो आर में जो गैस है उसको क्या कर देगी, ये ठंडा कर देगी, क्योंकि यहाँ से जो गैस आई है वो इसकी कंपैरिजन में अधिक ठंडी है। तो ये क्या करेगी, इसको और अधिक ठंडी कर देगी यहाँ प्रसार से पूर्व ही। तो प्रसार से पूर्व हमें और ठंडी गैस प्राप्त हुई है, तो प्रसार जो सड़न डार्ट से गुजरने के बाद इसमें हमें और भी अधिक ठंडी गैस प्राप्त होगी। तो ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता जाएगा और जब तक कि गैस क्या हो जाए, द्रवित नहीं हो जाएगा। जब गैस को द्रवित होगी तो हमने इसका जो वाल्व लगा रखा है उसको खोल देंगे और जो द्रवित गैस है वो फ्लास्क में इकट्ठी होती जाएगी और जो द्रवित नहीं होगी वो वापस यहाँ ये ऊष्मा विनिमय से होती हुई कंप्रेसर सी तक पहुँचती जाएगी और यह प्रोसेस हमारे पास चलता जाएगा। तो इस प्रकार हम गैस जो है उसको द्रवित कर लेते हैं और द्रवित करने के बाद इसको फ्लास्क, दीवार फ्लास्क है उसमें संग्रहित कर लेते हैं। तो जो पुनर्निवेशी शीतलन है उसकी प्रक्रिया से हम क्या करते हैं कि सभी गैसों को द्रवित किया जा सकता है। यानी ये जो प्रोसेस अपनाकर हम सभी प्रकार की जो गैसें हैं उनको द्रवित कर लेंगे। ठीक है, अब देखो दक्षता, एफिशिएंसी, ये जो पुनर्निवेशी शीतलन का जो प्रक्रिया है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी और वो किस पर डिपेंड करेगी उसको देखिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पुनर्निवेशी शीतलन है वो जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है और जूल थॉम्सन प्रभाव से हम जानते हैं कि जूल थॉम्सन प्रसार में जो गैस की जो एंथैल्पी है वो नियत होती है। तो जो पुनर्निवेशी शीतलन में गैस का जो द्रवण हो रहा है, लिक्विफिकेशन हो रहा है, तो उसमें भी क्या होगी, एंथैल्पी नियत होगी। यानी गैस का जो द्रवण है वो नियत एंथैल्पी की अवस्था में होगा। तो मान लीजिए कि किसी क्षण
सरंध्र डाट में से प्रसरण से पूर्व एकांक द्रव्यमान की गैस की एंथैल्पी कितनी है? एच आई। ये जो आई है उसके बेस में है, एच के बेस में आई लगा हुआ है, यानी एच आई है। यानी प्रसरण से पूर्व गैस की जो एंथैल्पी है एच आई है और उसका द्रव्यमान कितना है? एकांक द्रव्यमान। मान लीजिए कि सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात उसका x भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो गैस है जिसकी एंथैल्पी एच आई है उसको हमने सरंध्र डाट में से गुजारेंगे, तो मान लीजिए इसका कुछ भाग, कुछ फ्रैक्शन, मान लीजिए x है, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और जिसकी एंथैल्पी एच एल है। ठीक है, अब x भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया तो शेष भाग कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स। तो जो शेष भाग है कौन सा? 1 माइनस एक्स पुनः शीतलन के लिए ऊष्मा विनिमयक में चला जाएगा और जो शेष भाग जो गया है ऊष्मा विनिमयक में, माना उसकी एंथैल्पी है एच एफ है। ठीक है, यानी जो सरंध्र डाट में से गुजरने से पूर्व जो गैस है उसकी एंथैल्पी एच आई, सरंध्र डाट में से गुजरने के बाद कुछ भाग जो उसका द्रव में कन्वर्ट हो गया है उसकी एंथैल्पी एच एल, और जो शेष भाग बचा है एच 1 माइनस एक्स, उसकी जो एंथैल्पी है वो एच एफ है। तो क्योंकि ये जो प्रक्रिया नियत एंथैल्पी पर होती है तो क्या होगा कि जूल थॉम्सन प्रभाव में प्रसरण से पूर्व और प्रसरण के पश्चात की जो एंथैल्पी है वो समान होगी, क्योंकि नियत एंथैल्पी होनी चाहिए। तो प्रसरण से पूर्व जितनी एंथैल्पी है और प्रसरण के बाद जो एंथैल्पी है उसका मान समान होना चाहिए। ठीक है, तो समान कर दीजिए। प्रसरण से पूर्व जो एंथैल्पी एच आई है इक्वल टू एक्स एच एल, जो एक्स भाग जो हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया था उसकी एंथैल्पी कितनी है? एच एल। तो क्या हो जाएगा? एक्स एच एल प्लस शेष भाग बचा था 1 माइनस एक्स और इसकी एंथैल्पी कितनी है? एच एफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इससे हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो गैस है उसका कितना भाग द्रवित हो रहा है। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच एफ माइनस एच आई अपॉन एच एफ माइनस एच एल। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x के लिए इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो x जो है वह भाग है जो द्रव में परिवर्तित हो चुका है। नहीं, हर बार जब शीतलन प्रक्रिया करेंगे, पुनर्निवेशी शीतलन के जो चक्र को घुमाएंगे तो हर बार कितना भाग है जो उसका द्रव में परिवर्तित हो रहा है वो हमें चाहिए। अगर इसकी दक्षता अच्छी हो तो क्या होना चाहिए कि जब पुनर्निवेशी शीतलन के एक चक्र में घूमेगी गैस तो उसमें द्रव की जो मात्रा है जो गैस है वो द्रव में जो जितनी चेंज हो रही है उसका मान ज़्यादा होना चाहिए। यानी ज़्यादा मात्रा में गैस द्रवित होनी चाहिए तो एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी। अगर कम मात्रा में इसको द्रव में चेंज कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि कम मात्रा में द्रव को कन्वर्ट करेगी, गैस को लिक्विड में चेंज करेगी तो अधिक साइकिल घुमाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जो प्रक्रम है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। अगर ज़्यादा मात्रा में हर बार कन्वर्ट को करनी पड़ेगी, द्रव में कन्वर्ट करेगी तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अतः स्पष्ट है कि जो पुनर्निवेशी शीतलन है उसकी दक्षता का मान अधिक हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? x का जो मान है वो अधिक होना चाहिए। अब x का मान कब अधिक होगा? जब इसमें से ये जो हर है इसके नीचे एच एफ माइनस एच आई, उसका मान कितना होना चाहिए? कम, और इसका मान कितना होना चाहिए? ज़्यादा। यानी एच एफ माइनस एच आई ग्रेटर देन एच एफ माइनस एच एल। अगर ये होगा तो जो पुनर्निवेशी शीतलन है उसकी दक्षता अधिक हो गई, अन्यथा इसकी जो दक्षता है वो कम। ठीक है, धन्यवाद।